तो आज हम ये समझने वाले हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम जो होती है उसको फॉर्मुलेट कैसे करते हैं। क्योंकि जो हमारा पीएचडी का रिसर्च होता है या कोई भी रिसर्च जो होता है उसमें सबसे पहले हम यही देखते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम या रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। तो रिसर्च प्रॉब्लम को परिभाषित या डिफाइन करना पड़ता है। उसमें यह है बेसिकली कि जब हम रिसर्च के लिए प्लानिंग करते हैं, टॉपिक डिसाइड करते हैं, तो एक रिसर्चर को क्या चीजें नहीं मिल रही हैं, क्या डिफिकल्टी फेस हो रही है उसको, वो चीज जो है यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट होता है ये वाला। तो इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि एक रिसर्चर को जो एक्सपीरियंस हो रहा है, चाहे वो थ्योरेटिकली कुछ चीजें उसको नहीं मिल रही हैं या प्रैक्टिकल सिचुएशंस कुछ इस तरह से हो रही है कि उसको जिस टॉपिक पे अध्ययन करने जा रहे हैं कुछ चीजें उसको अवेलेबल रहती हैं लिटरेचर रिव्यू से, और कुछ चीजें जो सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं या समाज में जो चेंजेस हो रहे हैं वहां से निकल के आता है कि हम रिसर्च का जो है प्रॉब्लम जो है कैसे निकालते हैं, क्या गैप है। यहाँ ये जो बात हो रही है ना, गैप एनालिसिस, ये गैप इन नॉलेज की क्या कमी रह गई है, वहां से रिसर्च का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम या रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो निकल के आती है। और ये एक फाउंडेशन होता है, एक आधार देता है कि किसी भी रिसर्च, किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी इस तरह के स्टडी में जिसमें साइंटिफिक मेथड से हम आगे बढ़ते हैं, उसमें ये हमें हेल्प करता है रिसर्च प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर अभी आप देखें तो छत्तीसगढ़ में या भारत के कुछ और राज्यों में भी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अगर आप देखें तो माल न्यूट्रिशन, कुपोषण जो है एक समस्या है। अगर उसका हम एक ट्रेंड देखें तो सुधार हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है माल न्यूट्रिशन में, लेकिन फिर अभी भी जो है छत्तीसगढ़ में बहुत सारी संभावनाएं हैं, कुपोषण को कम करने के लिए अवसर हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं। और ये एक समस्या सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो, प्रशासन शासन हो, सबके सामने एक पड़ी हुई है, एक चुनौती है एक ये। तो कहाँ लैग हो रहा है, कहाँ कमी हो रही है, ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। दूसरा अगर आप देखें कि अभी जस्ट न्यूज़पेपर में आ रहा है 2-3 दिन से भी, बरसात का टाइम है, जुलाई का महीना है, कि जहाँ पे जंगल ज्यादा है, जैसे मैं ये दंतेवाड़ा सुकमा वगैरह या इधर का देखें केस, तो मलेरिया के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो है वो मलेरिया से रोकथाम के लिए जो है बहुत सारे एफर्ट्स उनके जो है रहते हैं, प्रोग्राम्स रहते हैं, बट फिर भी मलेरिया फैल रहा है, फिर भी लोगों में वो चीजें नहीं आ रही हैं। अब उसके क्या रीजन है, उसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, कितना पैसा खर्च हो रहा है, वो सारी चीजें। तो कमी कहाँ है, गैप कहाँ है नॉलेज में, क्या चीज बच रही है जो सोसाइटी में हमको नया निकाल के ले आना चाहिए। तो आधार ये है रिसर्च शुरू होने का, जो बेसिस होता है वो रिसर्च प्रॉब्लम से होता है। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को? मैं जनरली प्रैक्टिकल कुछ एग्जांपल्स लेने की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए, है ना। अब देखिए इसमें एक ये जो दिया गया है कि रिसर्च प्रॉब्लम या जो परिकल्पना हाइपोथेसिस लेते हैं वो डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ही यूज करते हैं, यहाँ पे जो कह रहे हैं। जो एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव रिसर्च होती हैं वो किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से स्टार्ट नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब हम अपने पीएचडी में रिसर्च मेथड को या इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर लिखेंगे तो वहां बताएंगे कि हमने इस टॉपिक, जो भी टॉपिक आप लेंगे उसको इसलिए लिया क्योंकि समाज में जो स्टडीज हुई हैं, जिस भी डिसिप्लिन में आप हैं, वहां पे ये कमी है, ये चीज छूट गई थी। और इस रिसर्च जो हम करने जा रहे हैं टॉपिक, उससे एक नया नया एक इंफॉर्मेशन, नई नॉलेज जनरेट होगी, ये उस गैप को फिल करेगी। तो यहाँ से रिसर्च प्रॉब्लम ठीक है, बट जब हम एक्सप्लोर करने जाते हैं या फॉर्मुलेट करते हैं, फॉर्मुलेटिव रिसर्च जो होती है वो कभी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से स्टार्ट नहीं होती। ये चीज ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है ध्यान रखिएगा, इसको जो है ये वाला। क्यों इसमें ऐसा नहीं होता है? क्योंकि हम जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम नई चीजों को यथावत बता रहे हैं कि यहाँ इस विषय पे ये घटना, ये एक्टिविटीज, लोगों का व्यवहार, समाज में जो
सकारात्मक, नकारात्मक या जो भी परिवर्तन या चेंजेस हो रहे हैं, वो चीजें हम एज इट इज बता रहे हैं फॉर्मुलेटिव और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में। इसलिए ये प्रॉब्लम से स्टार्ट नहीं होती। ठीक है, इतना क्लियर है? है ना? तो नेक्स्ट अब बढ़ते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम में क्या क्या चीजें होती हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो कंपोनेंट्स में अगर आप देखेंगे sorry, तो सबसे पहला होगा, कोई व्यक्ति या समूह जो होगा उसको कुछ प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम मतलब नॉर्मल सामान्य प्रॉब्लम नहीं, तो रिसर्च से संबंधित किसी विषय पर नॉलेज से संबंधित जानकारी नहीं है, उपलब्ध नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब पीएचडी कर रहा था 2013 में, तो मैं ये देखना चाह रहा था कि छत्तीसगढ़ में जिलेवार, जिलों के बीच में आर्थिक और मानव विकास में इंटर डिस्ट्रिक्ट डिस्पैरिटीज या अंतर जिला जो असमानता है वो कितनी है, क्या है। तो एक भी स्टडी छत्तीसगढ़ में नहीं हुई थी उस समय कि हर 27 जिले थे उस समय, तो 27 जिलों में कौन से जिले में आर्थिक विकास ज्यादा है, कौन से जिले में मानव विकास ज्यादा है, कौन से जिले में जो है वो कृषि बहुत अच्छी है, कौन से जिले में जो है पशुपालन अच्छा है। तो हर जिला अलग है, उसकी विशेषता अलग है, वहाँ के लोगों का जो है रहन सहन खान पान कहीं न कहीं अंतर है थोड़ा बहुत। तो जो असमानता, ये स्टडी कहीं कुछ हुई ही नहीं, कोई लिटरेचर उपलब्ध नहीं था। प्रोफेसर हनुमंत यादव साहब का एक आर्टिकल था, एक रिसर्च पेपर था, जिसमें उन्होंने एक बेसिक ओवरऑल छत्तीसगढ़ को लेके इस पे अध्ययन करके रिसर्च पेपर पब्लिश किया था। तो रिसर्चर, एज ए रिसर्चर जब मैं देख रहा था तो मुझे ये प्रॉब्लम हुई कि भाई मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है। जनरली लोग कहते हैं कि मेरे टॉपिक से संबंधित कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ उपलब्ध नहीं है साहित्य, पहले से कुछ रिसर्च नहीं हुआ। तो ये एक सुनहरा अवसर होता है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि हम उसको रिसर्च गैप को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम में डिफाइन करके फिर हम बताएं कि जब हमने इस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहा तो इस पे आंकड़े या इंफॉर्मेशन या जानकारी नहीं थी, और उसमें हम कुछ नई चीजों को बताना चाह रहे हैं, नए पर्सपेक्टिव, नए पहलू को निकाल के एनालाइज करना चाह रहे हैं। तो ये यहाँ पे दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तीसरा अगर आप देखें इसमें, तो जो है कि कुछ ऑल्टरनेटिव मीन्स कोर्स ऑफ एक्शन फॉर ऑब्टेनिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो हम जो उद्देश्य से रिसर्च करने जा रहे हैं उसमें रास्ते क्या क्या निकल के आ सकते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो हमने टाइप्स पढ़ी, एनालिटिकल रिसर्च। अब उसमें एट- कम से कम दो रिसर्चर के पास चॉइस होना चाहिए, जिससे मतलब वो चीजें निकालनी है हमको ताकि हम ये बता सकें कि हम रिसर्च में इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। ये जो रिसर्च प्रॉब्लम की स्टेज होती है, ये एकदम प्रिलिमिनरी या प्रारंभिक या एकदम बेसिक शुरुआत होती है रिसर्च टॉपिक को डिफाइन करके, जो गैप है, जो कमी है, उसको बता करके आगे बढ़ने की। ठीक है? और देयर मस्ट रिमेन सम डाउट, कुछ जो है डाउट है रिसर्चर के दिमाग में कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि हम कौन सा ऑल्टरनेटिव या कौन सा माध्यम से हम रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे हमें रिसर्च से संबंधित जो है चीजों को शुरुआत में परिभाषित करने में हेल्प मिलती है। ये समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है आप लोगों को? है ना? तो कुल मिला के कहने का सिर्फ मतलब ये है, जो रिसर्च प्रॉब्लम में रिसर्च प्रॉब्लम में जब हम रिसर्च करने जाएंगे किसी भी टॉपिक पे, तो हम देखेंगे कहीं कहीं कुछ डेटा अवेलेबल है, कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ रिसर्च पेपर है, कुछ पीएचडी हुई है, पर कहीं कहीं जगहों पर कुछ कुछ चीजें नहीं होती हैं क्योंकि हर चीज तो अवेलेबल नहीं है।
तो रिसर्च प्रॉब्लम को ऐसे डिफाइन करके आगे बढ़ना पड़ता है। अब उदाहरण के लिए देखिए, ये प्रोफेसर कोठारी साहब की बुक से ही लिया है मैंने, और उन्होंने बहुत अच्छी चीजों को बताई है। उन्होंने एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी की बात की थी, मैंने थोड़ा उसको जो है ले लिया है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की। उदाहरण से समझते हैं रिसर्च प्रॉब्लम। तो कहा जा रहा है कि क्यों क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है प्राइवेट स्कूल में ज्यादा अच्छी है सरकारी स्कूल की तुलना में भारत में। ये एक बृहद एक समस्या है रिसर्चर के सामने जो एक रिसर्च करना चाहते हैं। ये एक कॉमन परसेप्शन या एक सामान्य अवधारणा हो सकती है लोगों के बीच में कि प्राइवेट स्कूल में अगर हम बच्चों को भेजते हैं तो वहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, गवर्नमेंट स्कूल में भेजने के बजाय। भारत की बात हो रही है, एक सामान्य। अब इसको रिसर्च के माध्यम से हमको स्टडी करना, आगे बढ़ना है। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो क्लियर नहीं है, इसी जिसको एम्बिग्यूटीज कहा जा रहा है। किस तरह की शिक्षा के बारे में बात हो रही है, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन, यहाँ जो कहा जा रहा है ना, किस पहलू के बारे में? क्या स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को लेकर के बात हो रही है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं हो रही है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर या अधोसंरचना के बारे में बात हो रही है, या टीचिंग की जो पद्धति है, मेथड है, उसके बारे में? किस क्राइटेरिया पे हम ये कह रहे हैं, किन आधार पे कह रहे हैं कि गुणवत्ता नहीं है शिक्षा में, प्राइवेट स्कूल में ज्यादा अच्छी है या गवर्नमेंट में कम? और किस क्षेत्र विशेष में, किस जिले में, किस जगह पे, किस राज्य में, वो भी क्लियर नहीं है। और किस लेवल पे, किस ग्रेड पे, 10वीं तक, 5वीं तक, 8वीं तक, 12वीं तक, यूजी लेवल, पीजी लेवल, पीएचडी लेवल। अब चूंकि यहाँ पे तो स्कूल की बात हो रही थी, स्कूल में 12वीं तक स्कूल हमारे यहाँ संचालित होता है। तो 12वीं तक में भी कितने क्लास है, क्लास 1 से क्लास 12 तक, कौन से लेवल पे बात कर रहे हैं सर, मैडम? तो ये एक ब्रॉड हुआ। अब इसको थोड़ा सा अगर और नैरो करें, तो अब यहाँ कहा जा रहा है, और इसको स्पेसिफाई करें, मैं कल और परसों दोनों दिन क्लास में पहले से कह रहा हूँ, जितना क्लियर कट डिफाइंड होगा ऑब्जेक्टिव उद्देश्य आपका, आपका रिसर्च का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, उतनी ज्यादा क्लैरिटी होगी रिसर्च के डिजाइन में, और रिसर्च उसी तरह से प्रोसीड करेगा, आगे बढ़ेंगे हम। तो अब यहाँ कहा जा रहा है कि कौन से कारक, फैक्टर्स योगदान दे रहे हैं हायर स्टूडेंट परफॉर्मेंस प्राइवेट स्कूल में, शहरी क्षेत्रों में, भारत के सॉरी किसकी तुलना में, गवर्नमेंट स्कूल की तुलना में, 2015 से 20 के बीच में। तो यहाँ दो तीन चीजें आ गई कि भारत में स्टूडेंट के परफॉर्मेंस, विद्यार्थियों का जो प्रदर्शन होता है परीक्षाओं में, उसके लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं, और शहरी क्षेत्र में वर्सेस ग्रामीण क्षेत्र में, है ना? सॉरी, ग्रामीण का तो नहीं लिखा है इसमें, अर्बन एरिया है। शहरी क्षेत्रों में भारत में, शहर में प्राइवेट स्कूल है और गवर्नमेंट स्कूल है। तो दोनों स्कूल में किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा है? क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? आप लोगों को समझ में आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग? और वो भी 2015 से 20 के बीच में, एक टाइम फ्रेम है उसके बीच में हम, ठीक है? तो पहले का ये जो था कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट स्कूल के बारे में बात हो रही थी, फिर उसको हमने रिफाइन किया कि प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट तो है, लेकिन स्टूडेंट के परफॉर्मेंस में, और शहरी क्षेत्र में, और 2015 से 20 के बीच में। टॉपिक बहुत क्लियर होता जा रहा है, क्लियर हो गया अभी और, ठीक। अब फिर अगर हम बात करें, हम यहाँ भारत के बारे में बात कर रहे थे, अगर हम इसको छत्तीसगढ़ कर दे, भारत में तो कितने राज्य हैं, है ना? तो अब यहाँ हम कह रहे हैं कि किस हद तक स्टूडेंट का परफॉर्मेंस प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हाई स्कूल में, स्कूल में भी कई है ना, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी वगैरह, हाई स्कूल में शहरी क्षेत्र में 15 से 20 में ज्यादा अच्छा है गवर्नमेंट स्कूल से, और उसकी क्या
कारक हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो जिम्मेदार हैं, जिसमें टीचर की क्वालिफिकेशन, क्लास की साइज, कितना विद्यार्थी पढ़ते हैं, और अधोसंरचना, कौन जिम्मेदार है ये अंतर के लिए। तो तीन चार चीजें आ गई। पहली, प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल था हमारे पास, देन 2015 से 20, देन छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ में भी हमको क्लेरिफाई करना होगा कि कौन से जिले में, है ना। तो जिले में 10 20 50 100 स्कूल रहेंगे, छत्तीसगढ़ में तो हजारों स्कूल है, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ उदाहरण का मतलब ये है कि हम अपना जो भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम है, जो टॉपिक पे हम स्टडी करने जा रहे हैं, बहुत क्लियर हो, बहुत क्लैरिटी उसको पढ़ के समझ में आ जाए। और ये अंदर में लिखना है, ये टाइटल नहीं है, इसको आपको थोड़ा सा वहां पे इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में जहाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम लिखेंगे, वहां पे क्लियरली मेंशन करना है। ठीक है, इतना ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम है। अब कभी भी आप शोध गंगा पे जाके पीएचडी थीसिस बहुत सारे डिसिप्लिन की है वहां पे, वो आप डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें देखेंगे कि कहीं कहीं जगहों पर वो यही सब चीजें बताते हैं। तो मैं आपको एकदम जो सबसे कम टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब 5 किलो आम लेके आए, उसका जूस निकाल लिए, तो वो जूस वाली बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ये डेटा कलेक्शन में हमारा थर्ड यूनिट का ये सेकंड पॉइंट है। इसके क्या मेथड है, और टूल क्या है, टेक्निक क्या है। ठीक है, ये तीन चीजें हमारा है। डेटा कलेक्शन मास्टर डिग्री पीजी लेवल पे ऑलरेडी आप लोग पढ़े हुए हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। इसमें क्या नया हो सकता है वो चीजों को हम जस्ट एक चर्चा करेंगे, समझेंगे, जो इम्पोर्टेंट है पीएचडी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपको पता है, प्राथमिक आंकड़े होते हैं, प्राइमरी डेटा होता है, और सेकेंडरी डेटा होता है, ये हमको पता है ना। प्राथमिक आंकड़े होते हैं जो हम फ्रेश एकदम ओरिजिनल जाके किसी से मिल के डायरेक्टली बात करके निकालते हैं, और सेकेंडरी जो कहीं और पब्लिश्ड है, ऑलरेडी अवेलेबल है, उपलब्ध है, वो है। अब ये रिसर्चर को डिसाइड करना होता है किस तरह का डेटा, आंकड़े, समंक जो भी आप कहते हैं, वो किस तरह से यूज होंगे, रिसर्च के टाइप पे डिपेंड करेगा, रिसर्च की मैथोडोलॉजी पे डिपेंड करेगी, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे डिपेंड करेगी कि किस तरह से चीजें आ रही हैं। ये कुछ मेथड्स हैं। जनरली स्टूडेंट्स जो है, विद्यार्थी जो पीएचडी वाले हैं, जो भी हैं स्कॉलर्स, हम लोगों को क्लियरली मेंशन करना रहता है, तभी तो मास्टर डिग्री से ऊपर उठे ना। तो ये चार तरह की चीजें यहाँ पे बता रहे हैं प्राथमिक आंकड़े कलेक्ट करने के। पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा इंटरव्यू, तीसरा है क्वेश्चनियर, और चौथा शेड्यूल। इसमें से तीसरा वाला जो है, ये वाला ना, ये काफी फेमस है, सभी लोग जनरली यही वाला बहुत अच्छे से जानते हैं। बाकी भी जानते हैं, लेकिन ये वाला ज्यादा अच्छे से जानते हैं। ऐसा है कि नहीं? हम्म, ठीक है। तो ये चार मेथड है जिनसे हम प्राथमिक आंकड़े कलेक्ट करते हैं, जो है एकत्रित करते हैं जानकारी। इसके अलावा कुछ ये 7 8 मेथड ये भी है जिनसे हम आंकड़े या प्राथमिक इंफॉर्मेशन, प्राइमरी इंफॉर्मेशन की बात हो रही है यहाँ पे, प्राइमरी डेटा के बारे में बात हो रही है, सेकेंडरी डेटा के बारे में बात नहीं हो रही है। प्राथमिक आंकड़े हम कलेक्ट करते हैं, जिसमें वारंटी कार्ड, कोई सामान लेते हैं या कोई भी चीज है जिसमें वारंटी है, तो उस वारंटी कार्ड के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। और हम जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमारा नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल एड्रेस सब चला जाता है। तो वो एक आंकड़े मिल जाते हैं, उसके आधार पे कंपनियां जनरली, ये संस्थाएं जो हैं, वो रिस्पॉन्ड लेती हैं, या फीडबैक आप देखेंगे एक तरह से। फीडबैक में आप कहीं पे भी अपनी गाड़ी सर्विसिंग कराइए या कुछ भी लीजिए, या इनफैक्ट गूगल मीट के कॉल के बाद ही आपको स्टार लिख के आ जाता है, 3 4 स्टार 5 स्टार बना रहेगा, और वो कहते हैं कि इसको फीडबैक दीजिए, रेटिंग दीजिए आप, कि आपका कॉल की क्वालिटी अच्छी थी कि नहीं थी, क्या है, ऐसा होता है कि नहीं होता। तो वहां आपका डेटा चला जाए। देन डिस्ट्रीब्यूटर ऑडिट, पेंट्री ऑडिट, कंज्यूमर पैनल, तो ये कुछ है जिसमें डेप्थ इन डेप्थ इंटरव्यूज और कंटेंट एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्टिव टेक्निक, हालांकि ये सब अलग और भी कुछ मेथड हैं, बट मुख्यतः हम ये चार
पे ज़्यादा फोकस करते हैं जब हम प्राइमरी आंकड़ों पे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें चलते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जो है ये व्यवहार विज्ञान में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। ऑब्जर्व करते हैं, अवलोकन करना। अब इसमें क्या है, साइंटिफिकली हम प्लानिंग करते हैं कि क्या चीजें हमको देखनी है, उसको रिकॉर्ड करनी है, उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो स्पेसेस में हम जनरली चेक करते हैं रिसर्च में, कि हम जो प्रश्नावली बना रहे हैं, हम जो ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हैं वैलिड वो वैलिड हो। और इन्वेस्टिगेटर जो है, जो रिसर्चर है, वो डायरेक्टली ऑब्जर्व करे विदाउट आस्किंग द रिस्पोंडेंट। ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में क्या हो रहा है कि सिंपल हम डायरेक्टली जो रिस्पोंडेंट है उसको देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। अब उसमें क्या हो रहा है इसका कि फॉर एग्जांपल रिस्ट वॉच, अभी तो स्मार्ट वॉच हो गया, इसकी वजह ना स्मार्ट वॉच होना चाहिए। स्मार्ट वॉच की प्रेफरेंस क्या है, या सोसाइटी में क्या चीज हो रही है, जिस भी टॉपिक पे हम स्टडी करने जा रहे हैं, हम उसमें देखें कि लोगों का, इसलिए यहाँ कहा जा रहा है ये बिहेवियरल साइंस है, ये वाला जो पोर्शन है, ये देख रहे हैं आप, ये वाला व्यवहार क्या है, लोग कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो जब हम खुद ऑब्जर्व करते हैं कि नहीं, ये सोसाइटी में ऐसा हो रहा है, हम जिस टॉपिक पे देख रहे हैं, समझ रहे हैं आप? क्या आप लोग हैं, आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो हम इसमें डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, इंफॉर्मेशन लेके आते हैं और अपने रिपोर्ट में लिखते हैं। इसका लाभ क्या है? ये लाभ में ये कह रहे हैं कि ये अगर सही से किया जाए, सब्जेक्टिविटी जो रहती है उसमें, बायस होती है, उसको हटा देती है। विषय के अंतर्गत जो बायसनेस आती है, मतलब अगर हम किसी को पता नहीं है और हम जाके ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके बिहेवियर को देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो हमको बहुत सारी चीजें समझने को मिलती हैं कि लोगों का एक्चुअल बिहेवियर, व्यवहार क्या है। यही बात कह रहे हैं यहाँ पे। दूसरा इसका लाभ ये है कि रिस्पोंडेंट जो होते हैं कई बार वो, अरे ठीक है, जैसे मेरे पास बिलासपुर यूनिवर्सिटी से एक जो है पीएचडी के बाद में एक वो होता है, पढ़ाई होती है, वो क्या कहते हैं उसको, डिलीट। तो डिलीट के लिए 150 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चनियर भेजा श्रीमद गीता के ऊपर, 12 बजे रात को। अब मैं उस पे जो है देख रहा हूँ, पर अब सोचिए 100-150 क्वेश्चंस को देखना, उस पर रिप्लाई करना, 100 क्वेश्चंस मतलब एटलीस्ट 80 क्वेश्चन तो रहे ही होंगे, 60 क्वेश्चन। तो मेरा इच्छा नहीं है, बट बिकॉज वी हैव गुड रिलेशनशिप, संबंध अच्छे हैं, तो हमें रिस्पॉन्ड करना है, उसको देना, उनकी हेल्प करनी है, क्योंकि हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो अगर रिस्पोंडेंट की इच्छा नहीं है, उसका मन नहीं है रिस्पॉन्ड करने का आपके प्रश्नावली से, तो सबसे बेस्ट यही है कि ऑब्जर्वेशन मेथड में जो है हम रिस्पोंडेंट के ऊपर निर्भर नहीं है, हमने जो देखा, हमने वो आके यहाँ पे जो है वो रिपोर्ट किया। अभी एक चीज देखिए आप, छत्तीसगढ़ में जो अभी सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, जो पीएससी घोटाला वाला जो मैटर हुआ है, पीएससी में लास्ट 2-3 साल में जो प्रॉब्लम नहीं हुई थी, तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें सीबीआई आ करके सबके घरों में जाके छापे मार रही है, ऑब्जर्व कर रही है, सारे इंफॉर्मेशन, सारे डेटा, सारे चीजों को वो निकाल के एनालाइज कर रहे हैं, और उसके बेस पे फिर वो बेसिकली दे आर डूइंग अ रिसर्च। वो रिसर्च कर रहे हैं कि क्या फैक्ट है, क्या चीजें हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो इसी तरह से ऑब्जर्वेशन में भी जो है हमको चीजों को देखना है कि क्या ऑब्जर्व करना है, उसको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करना मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन करना उसका, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म में हो, यानी पेन एंड पेपर पे, या कंप्यूटर में टाइप्ड हो, या ऑडियो फॉर्म में हो, वीडियो फॉर्म में हो, है ना, किसी भी इमेज, फोटो के फॉर्म में हो। कई बार हम लोग इंफॉर्मेशन को फोटो में भी कलेक्ट करते हैं, मतलब
कहीं गए, कहीं कुछ अच्छा लगा, कोई चीज हमें हमारे टॉपिक से रिलेटेड निकल के आ रही है, तो आप फोटो खींच के उस फोटो के माध्यम से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखिए इस फोटो में सोसाइटी में इस प्रॉब्लम को लेके ये चीजें दिख रही हैं। समझ रहे हैं आप? तो फोटो फोटो का भी अपना बहुत इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और इससे हम जो है चीजों को निकाल के लेके आते हैं, समझ के आते हैं जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। गुजरात और बाकी डेवलप्ड स्टेट्स में जनरली ये चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसको प्रैक्टिकली किया जाता है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा इस तरह चीजें नहीं हो पाती। हम डायरेक्टली एक ही चीज जानते हैं, क्वेश्चन प्रश्नावली बनाए, क्वेश्चन गए, फिल कराए, लेके आ गए। बट ये भी एक महत्वपूर्ण विधि है प्राथमिक आंकड़े कलेक्ट करने की। और ऑब्जर्वेशन में फिर आप देखें तो स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, इसमें हम किस यूनिट को, किस चीज को डिफाइन करें, मतलब जाएंगे देखने, ऑब्जर्व करने हमारे टॉपिक से रिलेटेड, वो उसको हम फिर स्टैंडर्डाइज्ड करके रिकॉर्डिंग करेंगे वगैरह वगैरह। तो एक तो हो गया स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होगा कि हम पहले से कुछ जो है फाइनल नहीं रखे हैं, कुछ टॉपिक्स, कुछ बिंदु, कुछ नहीं है। और इसी तरह से स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी होता है। तो स्ट्रक्चर्ड वाले में हम कुछ चीजों को लेके क्लियरली मेंशन करके रखेंगे कि हमको जब ऑब्जर्वेशन करने जाना है फील्ड में या जहां भी, तो हमको हमारे बिंदु से रिलेटेड ये चीजों को देखना है, हमारे टॉपिक से रिलेटेड, हमारे ऑब्जेक्टिव उद्देश्य से रिलेटेड। तो ये एक तरह का ऑब्जर्वेशन हो गया। दूसरा हो गया पार्टिसिपेंट। अच्छा, अनस्ट्रक्चर्ड वाले में, तो अनस्ट्रक्चर्ड में हम ऐसे कुछ पहले से डिफाइंड नहीं है, बहुत सिंपल है। हम जाके वहां फील्ड पे देखते हैं। और सिमिलर चीज होती है इंटरव्यू में, ये स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इतना क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी क्या है कि ये चीजें ना थोड़ा सा जस्ट समझने की है, आगे अगर हमको कभी मौका मिलेगा तो कुछ टॉपिक्स ले करके ना हम उस पर प्रैक्टिकली बात करेंगे। बट ये जानना थियोरेटिकल जरूरी है, इसलिए बता रहा हूँ। देन पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट में क्या हो रहा है कि ऑब्जर्वर जो है वो ग्रुप का जो है पार्ट बन जा रहा है, जिसको जिसमें उसको एक्सपीरियंस लेना है। मतलब हमने क्या किया, एक ग्रुप, जो भी फोकस्ड ग्रुप या कोई भी ग्रुप, एक जहां पे हमको स्टडी करना है वहां पे हम भी शामिल हो गए। और उस ग्रुप में जा करके हम एक्सपीरियंस लेते हैं, चीजों को समझते हैं कि वहां पे चीजें क्या हो रही हैं, और ऑब्जर्व करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? जैसे उदाहरण के लिए यहाँ लिखा है, एक रिसर्चर गांव में जाकर के स्टडी देखता है कि सामाजिक जो गतिशीलता है, समाज में जो परिवर्तन हो रहा है वो किस तरह से है। तो आप सिर्फ 2 दिन फील्ड में गए, देखे, आकर के रिपोर्ट लिख दिए, वैसा नहीं। आपको उस जगह पे रहना पड़ेगा कुछ समय, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना। अलग अलग सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान के विषयों में जो है वो वहां पे रह करके फील्ड में देख करके ऑब्जर्व करना, लोगों से बात करना और एक्सपीरियंस फिर लेके लिखना रिपोर्ट। तो वो हो जाता है एक प्राइमरी, प्राथमिक आंकड़ों आधारित पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इतना समझ में आया? मतलब ऑब्जर्वर जो है, जो रिसर्चर है, वो ग्रुप में इंटरैक्ट कर रहा है, वो पार्टिसिपेट कर रहा है, लोगों को देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। और इसके जस्ट रिवर्स नॉन पार्टिसिपेंट, जो ऑब्जर्वर है वो डिटैच्ड हो जाएगा, और वो ग्रुप में वहां जहां भी जाके, गांव में या जिस भी जगह पे जाएंगे, वहां पे कोई बातचीत नहीं करेंगे, वो सिर्फ जो है ऑब्जर्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया है कि कस्टमर का बिहेवियर क्या है स्टोर में विदाउट इंटरैक्टिंग, वो सिर्फ बाहर से देखेंगे, मॉल्स में, स्टोर में या जहां भी। एक उदाहरण देख समझाने की कोशिश की गई है कि जैसे मॉल वॉल में जाएंगे तो वहां पे लोग रहते हैं ना स्टोर में, सेल्स पर्सन, वो आपको कहेंगे सर क्या चाहिए, मैडम आपको क्या चाहिए। तो आप बोलेंगे कि हमें ये चीज चाहिए, तो वो आपको हेल्प कर देते हैं, आपसे बात करते हैं। आप उनसे कहेंगे ये तो इसका प्राइस इतना है, क्वालिटी इतना है, जो भी बात करेंगे। तो फर्स्ट वन वाज कि आप उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। और दूसरा है जिसमें आप कोई भी बात नहीं करेंगे, या हम एज ए रिसर्चर हम सिर्फ बाहर से देखेंगे, दूर से देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे और अपनी रिपोर्ट में लिखेंगे, जानकारी लेंगे। इतना क्लियर है?
है ना। नेक्स्ट अगर हम देखें ये वाला, ये है यहाँ पे डिसगाइज्ड ऑब्जर्वेशन। ये एक तरह का ऑब्जर्वेशन होता है। इसमें क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं घोस्ट सर्वे। अब इसमें क्या आ रहा है कि जो ऑब्जर्वर है ना, वो ऑब्जर्वर का प्रेजेंस जो है वो जिसको ऑब्जर्व करने जा रहा है वो पता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रोसेसर कंप्यूटर में होता है ना, इंटेल इंटेल या एएमडी या अलग अलग जो भी होते हैं। तो मुझे अच्छे से याद है सन 2008 में इंटेल की तरफ से मुझे एक ईमेल आया था। उन्होंने सर्च किया कि हमें घोस्ट सर्वे करना है। घोस्ट सर्वे में ये करना है कि इंटेल की जो ब्रांडिंग हो रही है उसका जो भी दुकानों में देखेंगे आप, पोस्टर चिपका है, स्टिकर चिपका हुआ है, तो उसके लिए आपको सर्वे करना है जाके 8-10 दुकानों में। और वो सर्वे जो है वो पता नहीं चलना चाहिए उस पर्सन की दुकान पे आप सर्वे करने, ऑडिट करने आए हैं। आप जाएंगे चुपचाप वहां देखेंगे जो भी है कि कौन सा इंटेल का लोगो वाला पोस्टर जो है वो किस दुकान के सबसे सामने में है, कि टेबल पे रखा हुआ है कि पीछे है, कहाँ कौन पोजीशन क्या है, उन्होंने पूरा डिटेल दिया था। तो डिसगाइज्ड ऑब्जर्वेशन में जनरली क्या हो रहा है कि रिसर्चर जो यहाँ पे उदाहरण में दिया हुआ है, ब्लेंडिंग इनटू क्राउड टू ऑब्जर्व पब्लिक बिहेवियर विदाउट रिवीलिंग देयर आइडेंटिटी, है ना। आइडेंटिटी अपना परिचय रिवील नहीं करना है, उसको गोपनीय रखना है, और क्राउड में, भीड़ में लोगों को ऑब्जर्व करना, उनके बिहेवियर। कोई एग्जांपल बता सकता है इसका? बताइए, कोई बता सकता है इस तरह का उदाहरण, कोई एक एग्जांपल? हाँ। हम्म, हम्म। हाँ, आपके बीच में आवाज कट रही थी, पर देखिए कुल मिला के इसमें यही हो रहा है कि जो रिसर्चर है, जैसे कहते हैं ना, वो मूवीज में दिखाते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर है, आईपीएस है, कोई भी है, जो भी है, वो पर्सन जाके और गुप्त रूप से शामिल हो गया, जिसको बोलते हैं ना कॉवर्ट मिशन में जा रहे हैं या समथिंग लाइक दैट। तो एज ए ऑब्जर्वर, एज ए रिसर्चर, हमको जिन पर्सन, जिस कम्युनिटी, जिस सोसाइटी, जिस सोशल एस्पेक्ट में हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें जाके हम घुल मिल जाएंगे, बिना ये बताए लोगों को कि हम क्या हैं, एक्चुअल में हम रिसर्चर हैं या हम क्या हैं। क्योंकि जहां लोगों को पता चल जाएगा, जिनको ऑब्जर्व करने आए हैं, तो उनका व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। जहाँ कैमरा लगा हुआ है, अगर आप वहां पे, आपको क्लास में पढ़ना हो, पढ़ाना हो, तो बहुत अलर्ट रहते हैं। लेकिन जहाँ कैमरा नहीं लगा हुआ है, वहां हम बहुत फ्रीली बिहेव करते हैं, अलग बिहेव करते हैं। तो ये डिसगाइज्ड ऑब्जर्वेशन में सिर्फ यही हो रहा है कि हमको चूंकि सत्य की खोज करनी है, जो हमने पहली क्लास में डिस्कस की थी, नियर ट्रूथ, समाज में जो घटनाएं हो रही किसी भी टॉपिक पे संबंधित, वो बिहेवियर देखना है। एक वर्ड होता है इंग्लिश में हिपोक्रेसी, कि हम बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। हम सामने बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत अच्छा अच्छा फेस बना के रहेंगे, लेकिन जब हम पर्सनल लाइफ में आएंगे तो हम बोलेंगे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो इस तरह की चीजें ये डिसगाइज्ड ऑब्जर्वेशन में आती हैं। बहुत बेसिक सा है कि रिसर्चर अपनी परिचय, अपना आइडेंटिटी एकदम रिवील नहीं करते, उसको सबके सामने छुपा के रखते हैं और रिसर्च करके जाके मेन चीज निकाल के आते हैं। और वो इसलिए किया जाता है ताकि जो सच्चाई है, जो समाज में जो लोगों का बिहेवियर है, या जिस टॉपिक पे हम अध्ययन कर रहे हैं उस पे एकदम सच निकल के आए, ताकि कुछ नया नॉलेज हो सके, नई पॉलिसीज, नए प्रोग्राम्स, नई चीजें बनाई जा सके, जो समाज की एक्चुअल प्रॉब्लम उसको दूर की जा सके। तो ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, है ना। देन इसका मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का? तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में नेचर बिहेवियर, नेचुरल बिहेवियर रिकॉर्डिंग, नेचुरल जो चीज नेचुरल है वही हम उसमें देखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। इन डेप्थ इंफॉर्मेशन, अब सोचिए, लोग कहते हैं गरीबी कम करना है, गरीबी कम करना है,
सर, एसी ऑफिस में बैठ के आप कभी गरीबी नहीं कम कर सकते। आपको फील्ड में जाके उस गरीब के साथ रहना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, उसकी सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल हर तरह से जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी। उसको क्या इश्यूज आ रहे हैं वो समझना पड़ेगा, तब प्रोग्राम पॉलिसीज बनेंगे, उसके बाद चीजें। प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के भंग करने का जो उद्देश्य था कि योजना आयोग स्वतंत्रता के बाद में जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान और फिर 5 ईयर पंचवर्षीय योजनाएं आती थी, उसमें केंद्र सरकार की तरफ से कुछ लोग जो सीनियर अलग अलग फील्ड्स में होते थे वो योजनाएं बनाते थे राज्यों के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के, शहरी क्षेत्रों के लिए। तो उसमें वो चीजें नहीं आ रही थी, तो जो टॉप टू डाउन अप्रोच था वो हटा दिया गया। उसके बाद फिर ये नीति आयोग आया, उसके बदले नीति आयोग ने कहा कि हमारा जो रोल होगा वो सलाहकारी वाला होगा, कि हम सलाह देंगे, हम राज्यों को बताएंगे, हम केंद्र को बताएंगे कि ये चीज ऐसा करना चाहिए, बट निर्णय राज्य को लेना होगा, स्टेट को लेना होगा कि आपके यहाँ चुनौतियां क्या है, चीजें क्या है। तो इन डेप्थ इंफॉर्मेशन जब हम घुस के सोसाइटी में, समाज में जाके देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और वो प्राइमरी आंकड़े हैं, प्राथमिक आंकड़े हैं। जितना महत्व क्वेश्चनियर का, प्रश्नावली का है, उतना ही महत्व ऑब्जर्वेशन का भी है। तो इसको वेरीफाई भी किया जा सकता है, इसको चेक किया जा सकता है, जो ये नेक्स्ट पॉइंट में है यहाँ पे, सत्य क्या है स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये कुछ इसके मेरिट्स हैं, महत्वपूर्ण इनके जो है अच्छी बातें हैं, अच्छी चीजें हैं ऑब्जर्वेशन का, जहां पे हम पार्टिसिपेंट को ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसमें जाके देखते हैं। डीमेरिट्स में क्या है कि कई बार जो ऑब्जेक्टिविटी है, जो उद्देश्य है, हम इमोशनल हो जाते हैं। हम जब जाके गांव में या जिस भी जगह पे जा करके देखेंगे, लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, बात करेंगे, तो हम ऑब्जर्वेशनल जो चीजें हमारी होती हैं उससे हमारा ध्यान जो है हट जाता है, क्योंकि हम इमोशंस, हम मानव हैं, हमारे अंदर इमोशंस हैं। तो हम भावनात्मक रूप से इतना जुड़ाव हो जाता है कि हम उस चाहते हैं कि इनकी समस्या दूर हो जाए, तो हम अपने रिसर्च में, अपने रिपोर्ट में उस तरह की चीजें लिखते हैं। बट एज ए रिसर्चर वी हैव टू बी वेरी मच क्लियर दैट वी हैव टू रिपोर्ट वॉट एवर इज हैपनिंग इन सोसाइटी। समाज में जो हो रहा है, जो चीजें आप देख रहे हैं, जो आंकड़े हैं, जो साक्ष्य हैं, उसके आधार पे आपको अपनी रिपोर्ट में, अपने स्टडी में बताना है लोगों को। तो इमोशनल अटैचमेंट के कारण जो ऑब्जेक्टिविटी हट रही है वो एक डिमेरिट होती है। देन ऑब्जर्वेशन कंट्रोल इश्यूज, अब इसमें क्या है, डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ कंट्रोलिंग द ऑब्जर्वेशन एंड लिमिटेड एक्सपीरियंस रेंज, नैरो रिसर्चर्स रेंज ऑफ एक्सपीरियंस। तो ऑब्जर्वेशन से संबंधित ये भी कुछ चीजें हैं जो बुक में दी हुई थी, बट बहुत ज्यादा इस पे हमको, अपने को नहीं देखना है, अपने को थोड़ा सा एक आइडिया ले लेना है कि स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से रिसर्च किया जाता है। और हमको अगर बाई चांस अपने पीएचडी के थीसिस में या रिसर्च पेपर में हमको लिखना हुआ, तो हम ऐसे लॉजिकली जस्टिफाई कर सके कि हमने स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, कंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन लिया है। ठीक है, बाकी मैं ये आपको शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा आराम से, बहुत कम वर्ड्स में मैंने लिखा है इसमें। ठीक है, ठीक है, मतलब हर वर्ड को हमको एक्सप्लेन करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए अब समझते हैं कि कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन क्या है। कंट्रोल्ड में क्या हो रहा है कि पहले से अरेंज किया हुआ, कुछ पहले से प्लान किया हुआ चीजें हैं, और उसको जो है जनरली ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में हम जो है यूज करते हैं। कंट्रोल्ड वर्सेस अनकंट्रोल्ड, कुछ चीजें इसमें जो है हम पहले से, जैसे यहाँ दिया ना लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे कुछ चीजें, कुछ कंडीशंस जो हैं वो हम उसमें परिवर्तन करके ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हम लोगों को या समाज में या कहीं पर भी एक्स वाई जेड ट्रीटमेंट दिया जाता है, चीजें दी जाती है, सुविधाएं दी जाती, तो क्या उनकी कुछ समस्याएं दूर हो सकती हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट हो सकती है, नहीं हो सकती है। जनरली मैनेजमेंट की पढ़ाई जो होती है उसमें आप देखेंगे या कि जब प्रबंधन का विकास हुआ था तो उसमें कई एक्सपेरिमेंट्स हुए, हार्थोर्ने एक्सपेरिमेंट है जिसमें, बहुत सिंपल मैं बताता हूँ आप लोगों को।
कि जहाँ पे हम काम करते हैं, वर्क प्लेस जो हमारा होता है, वर्क प्लेस में अगर लाइटिंग अच्छी कर दी जाए, लाइट, वहाँ पे एम्प्लॉय के लिए फैसिलिटीज अच्छी दी जाए, उनका पूरा पानी पीने का, बैठने का, लाइट का, टाइम से आना, टाइम से आना, तो सुविधाएं अगर दी जाए तो उससे उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी इफिशियंसी इंप्रूव होगी। तो ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है। तो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, डेटा ले रहे हैं, जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, बट उनको कुछ ना कुछ एक एक्सपेरिमेंट करते हुए, कंट्रोल करते हुए, कंट्रोल करने का मतलब कि हम उनको कुछ एक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कुछ सुविधाएं दे रहे हैं, कुछ चीजें दे रहे हैं, और उसके कारण जो व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, जो चेंजेस आ रहे हैं, वो चीजें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। क्लियर है? अगर अभी नहीं समझ में आ रहा होगा तो कोई बात नहीं है, ये डॉक्यूमेंट लेके पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद में कल परसों नरसों, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है? कोई ऐसा नहीं है कि आज क्लास हो गई तो आज ही हमको पूछने का अधिकार है, ऐसा नहीं है। अब लाइफ टाइम में कभी भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरा प्रीपेड प्लान है। ठीक है? तो दैट इज द थिंग। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें जैसे अनकंट्रोल्ड वाले में जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, टाइम भी हो रहा है। अनकंट्रोल्ड का एग्जांपल क्या है? अनकंट्रोल्ड में ऑब्जर्विंग पीपल इन पब्लिक पार्क टू अंडरस्टैंड देयर रिक्रिएशनल हैबिट। हम पार्क में गए और वहां पे देख रहे हैं कि लोग किस तरह से अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए मनोरंजन कर रहे हैं, उनकी क्या आदत है, पार्क में जाने के बाद लोग क्या करते हैं। तो हम इसमें किसी तरह का कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हम उनको ये नहीं कह रहे हैं कि आप जाके झूले पे झूलिए तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपका मूड अच्छा हो जाएगा। नो, हम सिर्फ बाहर से, हम कोई कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं बस। ठीक। अब दूसरा इसमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में कह रहे हैं कि एक रिसर्चर जो गांव में रह रहा है और समाज में, इस कम्युनिटी में जो चीजें हो रही हैं, जो डेली एक्टिविटीज हैं वहां पे, वो चीज समझने के लिए जा करके देख रहे हैं, वहां समझ रहे हैं। ठीक। देन साइकोलॉजिस्ट जो है वो चिल्ड्रन के बिहेवियर को समझने के लिए, ये कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन है ना, ये पहला वाला तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, जिसमें रिसर्चर गांव में जाके लोगों से मिलके बात करके समझ रहा है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या चीजें हैं। दूसरे में, कंट्रोल्ड वाले में क्या हो रहा है कि साइकोलॉजिस्ट है, वो बच्चे के बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। कंट्रोल करना मतलब कि मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो, नहीं। कंट्रोल का मतलब ये हुआ कि हम उसको कुछ ऐसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, सुविधाएं दे रहे हैं, उसको कुछ ऐसा बिहेवियर में परिवर्तन के लिए ऐसा वातावरण क्रिएट कर रहे हैं, इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, जिससे बच्चे की लर्निंग या कोई भी प्रॉब्लम है वो चीज दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस बच्चे का कि वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसका इंटरेक्शन क्या है, उसको एनालाइज कर रहे हैं। तो ये हो गया कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। और अनकंट्रोल्ड में एक समाज शास्त्री या सोशियोलॉजिस्ट जो है, वो बिजी मार्केट प्लेस में जो है, और वो ये देख रहा है कि लोगों का बिहेवियर या समाज का बिहेवियर कैसा है। पार्क में जाकर के देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लोग क्या करते हैं, और जाके हमने 10, 20, 30 पार्क में देखा, उसकी एक रिपोर्ट बना के, रिसर्च बना के दे दी। एंड दैट इज अ प्राइमरी डेटा। हमने अपने आप जा करके देखा है, ऑब्जर्व करके लिखा है। ठीक। तो इतना हमारा जो है ये कंप्लीट होता है। अब है आगे का इंटरव्यू मेथड। तो इंटरव्यू वाला भी आप लोग तो पढ़े हैं, जानते हैं, है ना? पर फिर भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। इंटरव्यू में हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, ओरल वर्बल स्टिमुली रिस्पॉन्स। मतलब सिंपल, मैं कुछ सवाल या हम कुछ सवाल पूछेंगे, अगला जो एक्सपर्ट है जिस क्षेत्र में, वो बताएगा, उनसे पूछेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। ये पर्सनल भी होगा, टेलीफोनिक भी होगा, और सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है? तो इसमें ज्यादा कुछ टेंशन की बात नहीं, बहुत सिंपल है, आप देखते ही समझ जाएंगे। पर्सनल, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू,
डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में क्या हो रहा है, जैसे यहाँ दिया गया एक जर्नलिस्ट पत्रकार एक लोकल पॉलिटिशियंस को नीतियों को लेकर के जाके सवाल पूछते हैं कि सर आपने कहा था कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ है क्या, क्या चीज दिया आपने, क्या आपका चीज है, दुनिया भर की चीजें। उसी तरह से हम भी जो है जा करके लोगों से जो भी इंटरव्यू लेना है, जिनसे बात करना है, ये भी एक तरह से प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित रिसर्च का डाटा कलेक्ट करने का एक बहुत महत्वपूर्ण जो है माध्यम है। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इंटरव्यू, इसमें क्या होगा कि when direct contact is impractical or scope is too extensive। एग्जाम्पल क्या है, गवर्नमेंट कमीशंस कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम एक्सपर्ट्स एंड विटनेसेस, ये कुछ उदाहरण है कि डायरेक्ट हम जाके इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं, पर हम आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट डेटा मंगवा रही है कि भाई हमारे यहाँ इतने लोग इस समय इतनी इस पोस्ट पे इस जगह पे इससे संबंधित जुड़े लोग हैं। तो एक ये हो गया। देन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू बहुत सिंपल, हम पहले से प्लान कर लेंगे क्या क्या चीजें हमको जाके देखनी है, पूछनी है, समझनी है, और वो आंकड़े इकट्ठा करेंगे, आखिर रिपोर्ट बनाएंगे, दे देंगे। ठीक। तो ये चीजें हैं, इनको आप थोड़ा सा जो है पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा नहीं है, ये सब चीजें हैं आपके लिए ही है ये सब। और इंटरव्यू से इन डेप्थ इंफॉर्मेशन होती है, नॉलेज मिलती है, ऑब्जर्वेशन, तो ये बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। वीकनेसेस क्या है इसमें या डिसएडवांटेज क्या है, तो यहाँ पे इसको हम जो है डिसएडवांटेजेस क्या है, तो कई बार ये बहुत कॉस्टली हो जाता है कि सबके पास जा करके कोई कहाँ कहाँ कितनी जोग्राफिकल एरिया में किस जगह पे है, और उसमें कलेक्ट करना बहुत खर्चा हो जाता है, बहुत कॉस्टली अफेयर हो जाता है। पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरव्यूअर और रिस्पोंडेंट बायस, झुकाव किसी का किसी प्रति है, टॉपिक पे लेकर के है कि वो उसको पसंद है तो वो उसके खिलाफ निगेटिव चीजें नहीं बोलेंगे, या जो सच है वो नहीं बताएंगे। टाइम कंज्यूमिंग, इनएक्सेसिबिलिटी, ये सब चीजें हैं, इनको आप थोड़ा सा पढ़िएगा। और ये बेसिक है कि प्री रिक्विजिट ऑफ बेसिक टेनेट्स ऑफ इंटरव्यूइंग, कि इंटरव्यू करने से पहले हमको पहले अपना होमवर्क करना चाहिए, हमको प्रॉपर जो है चीज़ों को देखना है कि हम ईमानदारी के साथ में, लगन के साथ में, इम्पार्शियलिटी के साथ में पूरा जानकारी लें, फील्ड चेक करें, सारी चीज़ों का पहले से हम अपना होमवर्क करके प्रोफेशनल अप्रोच रखें, वगैरह वगैरह ये चीज़ें हैं। अब टेलीफोन इंटरव्यू करते हैं तो उसमें क्या है, तो फ्लेक्सिबल होता है, जल्दी होता है, कॉस्ट कम लगता है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है एकदम कि जो मुझे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़े। ये सब आप एक बार पढ़ेंगे अपने आप सिंपल समझ में आ जाएगा। ठीक है। देन प्रश्नावली आती है। प्रश्नावली में क्या है, क्वेश्चनियर में क्या है, क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रश्न हैं हमारे विषय से संबंधित। हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें ये है कि हमको जो हमारे उद्देश्य हैं, मान लीजिए हमारी पीएचडी में हमने 2 या 3 या 4 उद्देश्य रखे हैं, तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उस उद्देश्य से संबंधित जानकारी इकट्ठा करने के लिए हमारे पास क्या प्रश्न है, वो हमें बहुत स्पेसिफिक, बहुत क्लियर होना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले क्या होगा कि हमारे रिसर्च में ऑब्जेक्टिव होगा कि हम क्या चीज समझना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद आंकड़े होंगे कि इस उद्देश्य के लिए प्राथमिक आंकड़े उपयुक्त है कि द्वितीयक आंकड़े, सेकेंडरी डेटा उपयुक्त है, मोस्ट सुटेबल है। देन फिर हम आंकड़े इकट्ठे करने जाएंगे, तो आंकड़े इकट्ठे करने जाएंगे तो जो प्रश्न बनाएंगे उद्देश्य से संबंधित डायरेक्ट प्रश्न होने चाहिए, क्लियर, और उन्हीं के आधार पे फिर हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट या आगे रिपोर्ट का काम लिखने का काम करते हैं, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो इसलिए प्रश्नावली जो है वो एक प्रश्न, कुछ प्रश्न, 8-10 प्रश्न जो आप लोग मास्टर डिग्री में बनाए होंगे, किए होंगे, वही प्रश्नावली बना करके हम और फील्ड में या तो खुद भी जा सकते हैं, या फिर हम किसी को भेज देते हैं कि भाई
आप गूगल फॉर्म से आप जो है भर के या प्रिंट आउट निकाल के जैसा भी है उसको फिल करके ले आते हैं, फिर उसको हम जो भी सॉफ्टवेयर में एक्सेल शीट में बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ये मेरिट्स से क्या उसकी अच्छाई है कि इसमें समय कम लगता है, जल्दी हो जाता है, लार्ज सैंपल का स्टडी हो जाता है। डिमेरिट्स हैं, कई लोग जो है वो नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं, कई लोग को पता नहीं होता है। ये तमाम चीजें बेसिक बेसिक, इसमें कुछ नहीं है। पायलट स्टडी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है, इसलिए मैंने यहाँ रखा है कि पायलट स्टडी में हम एक छोटा सा सैंपल लेके 10 20 30 लोगों का प्रश्नावली भरवाते हैं उनसे, ताकि हमको एक आइडिया लग सके कि हम जिस दिशा में जो ऑब्जेक्टिव को पूरा करना चाह रहे हैं उसके लिए जो हम प्रश्नावली बनाए, क्या वो सही चीज आ रही है कि नहीं आ रही है। और ये जो प्रश्न बनाते हैं, प्रश्नावली बनाते हैं, उसको हम एसपीएसएस सॉफ्टवेयर में रिलायबिलिटी वैलिडिटी क्वेश्चनियर्स की जो है वैलिडेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसके लिए हमको वही चाहिए रहेगा कि 10 20 सैंपल जो है छोटे से रहे, उससे हम एक आइडिया लगा लें, है ना। तो इसलिए पायलट सर्वे जो है करके, और ये चीजें आपको मेंशन करनी चाहिए अपने रिपोर्ट में पीएचडी में, कि हमने पहले पायलट सर्वे किया 10 20 लोगों से, 30 लोगों से। उसके बाद जब वो हमको लगा, हमने फिर उसमें चेंज किया प्रश्न में या जो भी चीजों में। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े और हमने 200 300 500 लोगों का फिर सर्वे किया, देखा, और ये फिर उसके बाद एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ रिपोर्ट है। ठीक है। तो ये है क्वेश्चनियर, बहुत ही एकदम, जितना कम प्रश्न हो, बहुत ज्यादा प्रश्न रहने से भी दिक्कत होती है। प्रश्न स्पेसिफिक हो, क्लियर हो, तो ज्यादा अच्छा रहता है। अब इसमें भी वही है, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड मतलब कि हम क्लियरली पहले ही चीजों को एकदम कंसाइज वे में, कॉन्क्रीट वे में क्लियरली मेंशन करके सारे प्रश्नों को लिखें। अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर में हम एक जनरल अप्रोच रखते हैं, जनरल गाइड होती है ये, ओपन एंडेड काफी चीजें होती हैं। सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस क्या होने हैं, सीक्वेंस लॉजिकली फ्लो हो, ये जो यहाँ पे दिया भी हुआ है, लॉजिकल सीक्वेंस हो कि सबसे पहले कौन सा प्रश्न होगा, ताकि जो रिस्पोंडेंट हैं, जो रिप्लाई करेंगे, उनको सुविधा हो, उनको थोड़ा सा ऐसा ना लगे कि ये क्या आ गए हमसे सारी जानकारी ले रहे हैं। और ये 3 गलतियां तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये क्या गलती है, ये सबसे पहला ये है कि जो प्रश्न हम पूछेंगे उस पे बहुत ज्यादा फोकस इस बात पे नहीं हो कि जो रिस्पोंडेंट है वो बहुत याद करके या बहुत बुद्धि लगा करके जवाब दे। जब हम बहुत ज्यादा मेमोरी और इंटेलेक्ट पे फोकस करके रिस्पोंडेंट से प्रश्न पूछते हैं कोई प्रश्नावली में, तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है। और ये शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं करना है। ओपनिंग क्वेश्चन यहाँ लिखा है ना, ओपनिंग क्वेश्चंस। शुरुआत में जैसे ही प्रश्नावली शुरू होगी, प्रश्न पूछना चालू करेंगे, तो सामान्य प्रश्न पूछेंगे, नाम क्या है, आप, आपकी उम्र एज क्या है, आप कितना पढ़े हैं, आप यहाँ कब से रह रहे हैं, बेसिक बेसिक डेमोग्राफिक जो क्वेश्चंस आते हैं वो पूछेंगे। उसके बाद फिर हम धीरे 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 जाएंगे, हम डायरेक्ट इस पे नहीं चले जाएंगे कि जो पर्सनल कैरेक्टर का या व्यक्तिगत क्वेश्चंस हो एकदम, कि आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, या आप कितना कमाते हैं, या आपकी इनकम क्या है। ये शुरुआती प्रश्न तो कतई नहीं होना चाहिए। क्लियर है। कहना बहुत आसान है ये सारी चीजों को, लेकिन जब हम क्वेश्चनियर बनाते हैं तो हमें माइंड को अप्लाई करके, अपने एक्सपीरियंस को देख के, लिटरेचर रिव्यू पढ़ के, बहुत सारी चीजों को करके, तब हम जो है क्वेश्चनियर बनाते हैं। एक नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है, वो है कि आपके प्रश्नावली में प्रश्न किस प्रकार के हैं, क्या वो मल्टीपल चॉइस के हैं, या ओपन एंडेड क्वेश्चन है, या क्लोज एंडेड है। मल्टीपल चॉइस में टिक रहेगा, ए बी सी डी, किसी एक में टिक कर दीजिए। ओपन एंड में क्या हुआ है कि उसमें डिटेल्स आएंगी, उसमें पैराग्राफ टाइप में या लोग बताएंगे, और इसमें प्रॉब्लम होगी, इसको एनालाइज करने बड़ा मुश्किल होता है। ये जो मल्टीपल चॉइस वाला है उसमें पता चल जाता है कि 10 लोगों में से 5 लोग इसको हाँ अच्छा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं। पाई चार्ट जो बनता है वो मल्टीपल चॉइस वाले में ज्यादा आसानी से बन जाता है। लेकिन ओपन एंडेड, ओपन एंडेड मतलब खुला हुआ है कि आपको जो कहना है वो कहिए। तो कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा, कोई बीच का कहेगा, कोई कुछ कहेगा, उसको एनालाइज करना चैलेंजिंग काम है।
ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में देखना है। अच्छे प्रश्नावली में ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड हर तरह की चीजें होनी चाहिए। शब्दों का चयन बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्द जो चयन कर रहे हैं, वर्ड्स जो यूज कर रहे हैं, क्लियर हो, कोई उसमें मतलब ऐसा शब्द ना हो जो लोगों को समझ में ना आए। इमोशनल चीजों को उसमें नहीं ले आना है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको थोड़ा सा देखना चाहिए, एक बार देख लीजिएगा, है ना। किताब में तो बहुत एकदम अलग टाइप का लिखा हुआ है, उसको मैंने बहुत कम शब्दों में बहुत सिंपल करने की कोशिश की है यहाँ पे। ठीक है। देन शेड्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चाहे आप पीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं, सीजीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर का, या फिर कहीं भी इंटरव्यू में जाएंगे रिसर्च से संबंधित, तो ये सवाल होता है कि शेड्यूल क्या होता है। शेड्यूल और क्वेश्चनियर, प्रश्नावली और शेड्यूल में अंतर क्या होता है, ये बहुत सामान्य प्रश्न है जो सबसे पूछा जाता है और बहुत लोगों को क्लियरली पता नहीं होता। तो यहाँ तो ठीक है, सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर या बाकी एग्जाम में भी आपके काम आएगा। शेड्यूल क्या होता है? तो शेड्यूल एक मेथड है, एक माध्यम है, एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग रिसर्च के सर्वे में किया जाता है, जहां पे इनोमरेटर्स रहते हैं। इनोमरेटर्स कौन है? वो एक पर्सन है जिनको ट्रेनिंग दी गई है कि आपको ये प्रश्नावली जो बनी हुई है, इस प्रश्नावली को लेकर के फील्ड में जाना है और आंकड़े कलेक्ट करके लेके आना है। प्रश्नावली और क्वेश्चनियर में सॉरी, क्वेश्चनियर और शेड्यूल में क्या अंतर है, वो मैंने यहाँ पे ये देखिए, ये आप लोगों के लिए बनाया है। ये 12 अंतर है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हमारा आज का क्लास खत्म है, ज्यादा इसमें हम नहीं जाएंगे। तो शेड्यूल जो होता है, शेड्यूल एक मेथड है, एक एक प्रक्रिया है जिसके जरिए हम रिसर्च में सर्वे करते हैं, क्वेश्चनियर फिल कराते हैं, लेकिन एक पर्सन की हेल्प से। वो पर्सन को ट्रेनिंग होती है, उसको जानकारी होती है, उसको लोकल लैंग्वेज कई बार आती है। अब जैसे हल्बी भतरी हो गई, छत्तीसगढ़ी हो गई, मराठी हो गई, पंजाबी हो गई। तो अब अगर हम डायरेक्ट जाएंगे तो गांव में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो लोगों को नहीं मालूम है छत्तीसगढ़ी, मतलब हमको नहीं मालूम है या लोगों को इंग्लिश हिंदी नहीं मालूम है। तो एक पर्सन रखेंगे साथ में जिसको इनोमरेटर कहेंगे, वो जा करके लोगों को समझाएंगे प्रश्नावली की ये प्रश्न बोला जा रहा है और इसमें आप ये ऑप्शंस है, कौन सा आपको सही सबसे लगता है, वो टिक करेंगे, वो अगला बताएगा, वो टिक करके फिल करके खुद लेके चले आएंगे। इतना क्लियर हुआ? प्रश्नावली में, क्वेश्चनियर में हम डायरेक्ट जा करके खुद खुद जो है वो कर सकते हैं, खुद फिल कर सकते हैं या दे सकते हैं अगले को। लेकिन शेड्यूल में हम जा करके किसी पर्सन की हेल्प लेकर के, इनोमरेटर की, लोकल जो भी है उससे प्रश्न पढ़ के बताएगा जो भी रिस्पोंडेंट है, और वो जो कहेंगे कि ये सबसे उपयुक्त सही लग रहा है वो टिक करेंगे। ठीक। तो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म होगा, पहले से परिभाषित, पहले से डिफाइंड क्वेश्चंस होंगे। जो इनोमरेटर होगा वो रिकॉर्ड करेंगे इंटरव्यू के समय, ये जो भी बात होगी वहां प्रश्नावली को, कुछ प्रश्न क्लैरिफिकेशंस, कुछ चीजें क्लियरिफाई करनी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा रिस्पोंडेंट को, वो पूरा बताएंगे। और जनरली लार्ज सर्वेज जो होते हैं या सेंसस ऑपरेशंस जो होते हैं, उसमें आप देखेंगे जनगणना होती है तो दो तीन लोग आते हैं ना, दो लोग तीन लोग स्कूल से, टीचर्स या जो भी हैं लोग, कि सर मैडम बताइए आपके यहाँ कितना संपत्ति है, आप मोटरसाइकिल है, टीवी है कि नहीं है। मतलब वो आकर के भर के प्रश्नावली लेके जाते हैं। और गांव में अगर चले गए छत्तीसगढ़ के अपने यहाँ, या पंजाब या हरियाणा या महाराष्ट्र, तो वो लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, ताकि आंकड़े, रिलायबल डेटा इकट्ठा हो सके, वैलिड डेटा। नहीं तो कहेंगे ना कि क्या गोठिया रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है छत्तीसगढ़ी में, है ना। तो इस तरह से ये है शेड्यूल का। ठीक है।
तो ये कुछ अंतर है, आइए डायरेक्टली इसी पे बात करते हैं, फिर आज का हमारा सेशन खत्म हो जाएगा, 4 बज रहा है। पहला है मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है, साफ दिख रहा है ना? ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ है प्रश्नावली और यहाँ है शेड्यूल। मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह से वितरण किया जाता है, किस तरह से दिया जाता है। तो प्रश्नावली जो होगी उसको आप ईमेल से भेज सकते हैं या व्हाट्सएप पे से या जैसे भी, प्रिंट आउट निकाल के भी। और रिस्पोंडेंट जो है वो डायरेक्टली उसको स्वतंत्र रूप से रिप्लाई करेंगे। बट शेड्यूल में क्या होगा कि शेड्यूल में प्रश्नावली तो रहेगी, प्रश्न तो रहेंगे, लेकिन उसको एडमिनिस्टर करने के लिए, उसको देखने के लिए, उसका संचालन के लिए कि भाई जो प्रश्न मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो रिस्पोंडेंट है उसको वही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके लिए वो जो है एडमिनिस्टर करेंगे, है ना? तो इसलिए ये रहेगा यहाँ पे। देन लागत, खर्चा, समय। तो इसमें प्रिंटिंग का खर्चा आएगा, भेजने का खर्चा आएगा। और शेड्यूल में जो होगा वो शेड्यूल में क्या होगा, शेड्यूल में जो है वो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि थोड़ा एक पर्सन को हायर करना पड़ता है, उसको रखना पड़ता है। और इसीलिए देखिए जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, जो प्रोफेसर्स हमारे सीनियर प्रोफेसर्स लोग करते हैं, उसमें क्या होता है, एक रिसर्च असिस्टेंट या रिसर्च जो भी है, एक पर्सन की वैकेंसी होती है, और वो फील्ड में जाके डेटा कलेक्ट करते हैं और जाकर के वहाँ लोगों को बताते हैं गांव में कि हम इस चीज पे, इस टॉपिक पे, इस पे स्टडी कर रहे हैं, समझ रहे हैं। छत्तीसगढ़ी में वो बताएंगे, गोठियाएंगे, जो भी चीजें हैं वो ट्रेनिंग देंगे, मटेरियल होगा, तो इसलिए खर्चा ज्यादा होता है शेड्यूल में। रिस्पॉन्स रेट, रिस्पॉन्स रेट क्या होगा, अगर आपने मुझे प्रश्नावली भेजी, कई बार मैं बिजी हूँ, बहुत काम है, बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं कई बार नहीं भी रिप्लाई कर सकता हूँ, या कोई भी नहीं कर सकता है, या उसमें जो है बाइजनेस आ सकती है। तो रिस्पॉन्स रेट कम हो सकता है प्रश्नावली में, कि आपने भेजा, हाँ ठीक है सर भेज रहे हैं। बट जब शेड्यूल लेके कोई पर्सन आप भेज देंगे मेरे पास कि सर बस 5 मिनट टाइम चाहिए, आपको हम प्रश्न पढ़ के बता रहे हैं, इसका मीनिंग ये है, ताई जो भी एक्स वाई जेड है उनसे आप पूछते हैं, तो रिस्पॉन्स रेट ज्यादा होगा, तो लो नॉन रिस्पॉन्स होगा। ठीक है। पर इसमें बायसनेस आ सकती है कि नहीं नहीं ये गड़बड़ है, ये अच्छा है, जो भी चीज है वो। ठीक है। बायसनेस प्रश्नावली में कम हो सकती है, इसमें ज्यादा हो सकती है। आइडेंटिटी, परिचय रिस्पोंडेंट का, कई बार हो सकता है कि वो एनोनिमस रखे, मतलब उसको बताए ना कि भाई मैं दे रहा हूँ, वो अपना गोपनीय जानकारी, वो नाम चेंज कर देगा जो रिस्पोंडेंट है, बोलेगा ये पता नहीं कौन सा सर्वे कर रहे हैं ये लोग गांव में आकर के, इससे मुझे फायदा होगा कि नुकसान हो सकता है, मेरा नाम गांव में सबको पता चल जाएगा। तो दूसरा नाम बता देगा, ये बोलेगा कि नहीं मुझे नाम नहीं बताना है। बट शेड्यूल में, प्रश्नावली में, जब गांव का ही या अगल बगल का छत्तीसगढ़ी में कोई, या जो भी लैंग्वेज में बात करेगा व्यक्ति, तो उसमें क्या होगा कि उसको विश्वास होगा, एक ट्रस्ट डेवलप होगा कि नहीं नहीं ये तो ठीक है, चलो हम जो रिस्पोंडेंट है वो कहेंगे ठीक है, चलो हम अपने बारे में नाम पता सब बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जान पहचान के हैं ये, या ठीक है, विश्वास हो जाएगा। देन स्पीड ऑफ डेटा कलेक्शन, स्पीड में क्या होगा कि स्लो होगा, और यहाँ पे जब हम किसी पर्सन को लेके भेज रहे हैं तो जल्दी होगा। पर्सनल कांटेक्ट, पर्सनल कांटेक्ट जो है वो कम होगा, ईमेल पे ही जो होगा वो प्रश्नावली में होगा, और शेड्यूल में क्या होगा, डायरेक्ट पर्सनल इंटरेक्शन होगा, इसमें ज्यादा होगा। लिटरेसी रिक्वायरमेंट, लिटरेसी रिक्वायरमेंट क्या हो गया इधर में, कि पढ़ना लिखना आना चाहिए, तभी तो कोई व्यक्ति पढ़ेगा लिखेगा, और तभी तो वो प्रश्नों का जो है जवाब दे पाएगा प्रश्नावली में, जब डायरेक्ट उसको रिप्लाई करना है। जबकि इसमें जो है कोई अनपढ़ व्यक्ति है, उससे भी उसकी जो है सोच, उसकी जो चीजें हैं वो यहाँ पे निकल के आ जाएंगी। ठीक है। सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सैंपल साइज, या कितने लोगों को, तो उसमें बहुत सारे लोग आ सकते हैं प्रश्नावली में। बट इसमें क्या होगा शेड्यूल में, कि हमको कुछ समस्याएं आएंगी कि कवर करने में, लार्ज एरिया, बहुत लंबी जगहों पर जाके बहुत सारे लोगों का जो है वो आंकड़ा लेना, कलेक्ट करना, वो थोड़ा एक चैलेंज हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति को भाग भाग के जाना पड़ रहा है। और
प्रश्नावली में क्या हो रहा है, बस हम ईमेल पे भेज दिए, व्हाट्सएप में भेज दिए, गूगल फॉर्म में भेज दिए तो ज्यादा लोगों को आ सकता है। इंफॉर्मेशन की जो एक्यूरेसी है, कितना सही इंफॉर्मेशन मिल रहा है प्रश्नावली में, तो प्रश्नावली में क्या होगा कि एक रिस्क रहेगा कि भाई गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं आ रहा है। क्यों गलत इंफॉर्मेशन आ सकता है प्रश्नावली में? क्योंकि प्रश्न तो आपने बना के भेज दिया, लेकिन जो जिसको पास गया है उसको समझ में नहीं आ रहा है आपका प्रश्न, तो क्या होगा कि वो अपने हिसाब से चलो ठीक है कुछ भी भर दो, तो वहां पे गलत इंफॉर्मेशन आने के चांस रहते हैं, रिस्क रहता है। और जो इनोमिनेटर वाला है, शेड्यूल के साथ में है, उसमें ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आएगा, क्योंकि एक व्यक्ति वहां पे खड़ा है बताने के लिए कि काका दाई ये प्रश्न है, भैया दीदी ये प्रश्न है, ये प्रश्न में ये का उत्तर ऑप्शन है, इसमें बताइए कौन सा सही लगता है, तो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इसमें ज्यादा आएगी। डिपेंडेंस फॉर सक्सेस, 10वां पॉइंट जो है इसमें क्वालिटी ऑफ क्वेश्चनियर डिजाइन पे डिपेंड करेगी कि कितना सक्सेसफुल, कितना चीजें जो है प्रश्नावली का वो निकल के आ रहा है, क्वेश्चनियर डिजाइन कितना बढ़िया किया गया है। तो अब प्रश्नावली का या शेड्यूल का उद्देश्य क्या है? जानकारी इकट्ठा करना, हमारे टॉपिक हमारे उद्देश्य से संबंधित। तो प्रश्नावली में उसमें प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं उसकी क्वालिटी पर निर्भर करेगा कि वो सक्सेस होता है कि फेल होता है प्रश्नावली। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो व्यक्ति पूछने जा रहा है उसके कॉम्पिटेंसी पे, उसकी कार्य क्षमता पर, उसकी इंटीग्रिटी पे। कोई मुझे बता सकता है इंटीग्रिटी का क्या मतलब होता है ये शब्द का? कोई भी? यूनिटी, थोड़ा एकता? नहीं नहीं, एकता नहीं है, कुछ और कोशिश करिए। और इंटीग्रिटी क्या होगा? हम्म, कोई भी, जस्ट कोई यूपीएससी वाला सीजीपीएससी वाला नहीं है यहाँ पे कैंडिडेट? यूपीएससी सिलेबस में है एक। चलिए मैं बताता हूँ। इंटीग्रिटी मतलब ये होता है कि अविभाज्य, जो आप इंटीग्रल कैलकुलस वगैरह पढ़ते हैं, है ना, तो अविभाज्य जिसको विभाजित ना किया जा सके। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आपको देख रहा है, आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा है, तब तो आप बड़ा अच्छा काम करते हैं। आप मतलब हम सब नॉर्मल बात कर रहा हूँ, किसी आपको नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जब कोई नहीं देख रहा है तो क्या आप वही काम करते हैं जो आपको करना चाहिए? एग्जाम्पल, क्लासरूम में जब पढ़ाई होती है, अगर कैमरा लगा रहे तो स्टूडेंट भी कैसा बिहेव करेंगे और टीचर्स प्रोफेसर्स भी कैसा बिहेव करेंगे, और जब कैमरा ना लगा रहे तो एक इंटीग्रल व्यक्ति जिसकी इंटीग्रिटी ज्यादा है, चाहे उसको कोई ऑब्जर्व करे या ना ऑब्जर्व करे, चाहे उसको कोई ध्यान दे ना दे, उस वो वही काम करेगा जो उसको करना चाहिए, ईमानदारी के साथ में। तो ऑनेस्टी, ऑनेस्टी तो ईमानदारी से है, पर इसमें क्या है कि इंटीग्रिटी में बेसिकली होगा कि मुझे जो करना चाहिए, मेरी जो ड्यूटी है, मैं उसको बिना किसी डर, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी लालच लोभ डर के काम करूंगा। जो मेरा ड्यूटी है, मेरा जो काम है, मैं उसको करूंगा, चाहे मुझे कोई देखे, ऑब्जर्व करे ना करे, कुछ भी, जो मेरा काम है मैं उसको करूंगा, बस। तो हाई इंटीग्रिटी मतलब कि मैं, मुझे कोई ऑब्जर्व करे ना करे, देखे ना देखे, मेरा जो धर्म है वो धर्म में, मेरी जो ड्यूटी है वो मैं ड्यूटी करूंगा, दैट इज इंटीग्रिटी। तो ये इंटीग्रिटी पे निर्भर करेगा, क्षमता पे निर्भर करेगा, जो व्यक्ति सवाल पूछने, प्रश्न पूछने, प्रश्नावली लेके जा रहा है, कि वो सही से प्रश्न पूछ पा रहा है, लोगों को समझा पा रहा है, और उनसे डील कर पा रहा है, ताकि वो सारे प्रश्नों का जवाब दे दे। उस व्यक्ति के ऊपर पूरी निर्भर करेगी प्रश्नावली भरवा के लाने की और डेटा कलेक्ट करने की। ठीक है, क्लियर है? 11th पॉइंट जो है फिजिकल अपियरेंस। फिजिकल अपियरेंस कैसे दिख रहा है, क्या है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्नावली में। क्योंकि भाई अगर ठीक से फॉन्ट साइज अच्छा है, साफ साफ पढ़ने में दिख रहा है,
फॉर्मेटिंग उसकी अच्छी है, तो वो अटेंशन अट्रैक्ट करता है वो प्रश्नावली में। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, शेड्यूल में क्या हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनोमरेटर को ही फिल करना है उसको। तो जिसके पास लेकर के जाएंगे उसको पढ़ के बताएंगे, और वो पढ़ करके जो भी रिप्लाई देना है वो दे देगा, वहां टिक कर देंगे। ठीक है। ऑब्जर्वेशनल मेथड लास्ट 12वां पॉइंट है कि ऑब्जर्वेशन का कोई उसमें सवाल नहीं उठता है प्रश्नावली में, नॉट पॉसिबल। बट यहाँ पे जो शेड्यूल है उसमें जो है ऑब्जर्वेशनल मेथड यूज किया जा सकता है कि ऑब्जर्व कर सकते हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं प्लस हम ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। क्लियर है ना? तो ये हमारे जो है कुछ प्रमुख अंतर थे। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है कल देखते हैं, कल अगर हो जाएगा तो कल कर लेंगे, आगे टॉपिक कन्वर्ट अटेंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है।